in the time cost analysis the cost slope is defined as, तो what is time cost analysis? तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट है और अगर किसी प्रोजेक्ट को हमें बहुत कम टाइम में करना है तो भी कॉस्ट ज़्यादा आती है, और कोई कॉस्ट प्रोजेक्ट अगर बहुत लंबे समय तक चलता है तब भी उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि कोई अगर प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर आपको मालूम है कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको लेबर भी चाहिए, है ना, आपको मशीनरी भी चाहिए, आपको सुपरवाइजर्स भी चाहिए। हाँ ठीक है, तो क्या होता है कि अगर एक सर्टेन टाइम अगर हम लोग कंसीडर करें तो उस पर कॉस्ट हमें क्या होती है, मिनिमम मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम कॉस्ट या ऑप्टिमम टाइम। ऑप्टिमम टाइम तो उससे कम टाइम में अगर आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो अभी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा टाइम में अगर हम लोग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो भी कॉस्ट ज़्यादा ही आएगी। तो हमारे पास दो तरह के टाइम होते हैं, एक होता है नॉर्मल टाइम और एक होता है क्रैश टाइम। उसी तरह से दो तरह की कॉस्ट होती है, नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैश कॉस्ट। ठीक है, तो नॉर्मल टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको नॉर्मल कॉस्ट दी होगी। अब अगर आप इसको क्रैश करेंगे तो क्या होगा, क्रैश करने पर दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर एक इस तरह से लेके चलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपके पास कोई मशीन है और इस मशीन का जो रेंट है पर डे, देखिए मुझे मालूम है आप आंसर तो फटाफट कर देंगे, बट क्योंकि हमें इसका आगे क्वेश्चंस करने हैं इसलिए फटाफट इसको करते हैं। कोई मशीन है और उसका कॉस्ट, उसका जो रेंट है पर डे मान लीजिए वो 1000 रुपीज़ है। 24 आवर्स अगर आप इस मशीन को यूज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जबकि जो लेबर है इसकी, अगर इसको हम लोग डे शिफ्ट में बात करें, दिन में, तो अगर ये दिन की शिफ्ट में वर्क करता है तो ये पर डे का मान लीजिए इसका क्या है, 600 रुपीज़ चार्ज करता है, या 600 की जगह मान लीजिए 500 ही ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 500 रुपीज़ चार्ज करता है। जबकि अगर इसी की हम लोग नाइट शिफ्ट लगा देते हैं तो सपोज कीजिए 800 रुपीज़ चार्ज करता है नाइट शिफ्ट में। ठीक है, और वैसे ये आपका प्रोजेक्ट सपोज करो 10 दिन में कंप्लीट होता है। ये प्रोजेक्ट आपका वैसे नॉर्मली कितना 10 डेज में अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो 10 दिन की कॉस्ट कितनी आएगी, 10,000 रुपीज़ तो मशीन से हो गई, और प्लस अगर जो लेबर है वो दिन में अगर वर्क करता है तो 500, ठीक है, और इंटू 10 तो 5000, तो 15,000 रुपये में आपका जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 10 दिन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस लेबर से डे और नाइट दोनों शिफ्ट में अगर हम वर्क करवाते हैं, लेबर का मतलब है पर्सन अलग अलग होंगे, एक दिन की शिफ्ट में काम करेगा कि नाइट की शिफ्ट में काम करेगा फॉर एग्जांपल, तो हमें यहां पर क्या दिख रहा है कि लेबर की कॉस्ट बढ़ जा रही है, 500 से कितना हो जा रहा है, 800 हो जा रहा है। तो नाइट शिफ्ट में अगर वर्क करवाते हैं तो हमें यहां पर लग रहा है कि कॉस्ट बढ़ रही है। लेकिन सही बात बताएं तो अगर प्रोजेक्ट हमारा 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है, 5 डेज में, तो आपको मशीन का जो रेंट है वो केवल 5 दिन का ही तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 24 आवर्स के लिए। तो आपके इधर से 5 दिन के 5,000 रुपए बच गए, आपके क्या हो गए, 5,000 रुपीज की सेविंग हुई। और इधर 5 डेज का एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा, दिन की शिफ्ट में करवाते तो 500 का कॉस्ट आती, नाइट शिफ्ट में वर्क करते 800, 300 रुपीज, तो 5 दिन का कितना हो गया, 1500 रुपए। तो 1500 रुपए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपको अभी भी क्या है, ओवरऑल बेनिफिट कितने का है, 3500 का है। तो आपको 3500 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। तो एक तरफ क्या कर रहे हैं, जब हम लोग टाइम को कम कर रहे हैं तो एक तरफ कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कॉस्ट क्या हो रही है, घट रही है। तो हमें क्या करना होता है, एक ऑप्टिमम टाइम लेकर होना होता है जहां पर कि कॉस्ट हमें मिनिमम मिले। अब मान लीजिए ये भी हो सकता था कि अगर हम लोग थर्ड शिफ्ट में वर्क करवाएं और थर्ड शिफ्ट में जो लेबर चार्ज कर रही है वो सपोज करो 1200 रुपीज चार्ज कर रही है, तो आप देखते हो उसको कैसे तरह से कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो कॉस्ट जो तो कॉस्ट स्लोप को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो ये होता है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट। क्योंकि क्रैश कॉस्ट का हम लोग क्या मानकर चलते हैं, ज्यादा मानकर चलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए होता है, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए होता है। और नॉर्मल टाइम ज्यादा होगा तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं,
किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की। हालांकि निगेटिव स्लोप होता है, इस स्लोप क्या होता है आपके पास, इधर कॉस्ट होती है और इधर टाइम होता है, इधर कॉस्ट है और इधर क्या है, टाइम है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट आपकी टाइम के साथ डिक्रीज करती है, या टाइम कम करोगे तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे सुपरवाइजरी चार्जेस हैं या अदर ऑफिशियल चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं, टाइम के साथ बढ़ते हैं। जितना लंबा प्रोजेक्ट होगा उतने उतने टाइम तक आपको चौकीदार की सैलरी देनी पड़ेगी, इंजीनियर, साइट इंजीनियर्स उतने समय तक, सुपरवाइजर्स, उन सबको क्या होगा, एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो इंक्रीज करता है। अब यहां पर फिजिकल मीनिंग समझना, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप का मतलब क्या है, फॉर्मूला तो ठीक है, कॉस्ट स्लोप का मतलब क्या है। तो अगर मैं इसकी यूनिट देखूं तो कॉस्ट स्लोप की यूनिट होगी रुपीज पर डे, रुपीज पर डे। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए, सपोज कीजिए आप, ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का डिफरेंस क्या है, 1 डे का डिफरेंस है, कितने का, 1 दिन का। तो 1 दिन के डिफरेंस में कॉस्ट का कितना फर्क पड़ा ये। तो कॉस्ट स्लोप का मीनिंग होता है, क्योंकि इसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉस्ट स्लोप का मीनिंग ये होता है कि अगर हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को 1 दिन से कम करें, अगर हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को 1 दिन से कम करें तो कॉस्ट कितना राइज कर जाएगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा क्रॉस जो कॉस्ट स्लोप है वो 500 है, तो 500 रुपीज पर डे, तो इसका मतलब होगा 1 दिन से अगर मैं क्रैश करता हूं इसको, 1 दिन ड्यूरेशन कम कर देता हूं तो 500 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये इसका मीनिंग होता है। और इसी को समझते हुए हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे, तब इसको हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the optimum duration is the, what is optimum duration? The summation of normal durations of each activity, summation of the normal duration of activities on critical path. The optimum duration is the one which gives the minimum total cost for completing the project. क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट क्या करेगी, राइज करेगी टाइम कम होने पर, टाइम कम होने पर, और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी। डी कैसे दे रहे हो भैया, समेशन ऑफ क्रैश टाइम ऑफ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ। क्या क्रिटिकल पाथ पर सारी एक्टिविटीज को क्रैश किया जाता है, नहीं किया जाता है ना, सारी एक्टिविटीज को तो आप क्रैश करोगे नहीं, तो क्रैश टाइम का समेशन कैसे हो सकता है, आंसर इज सी, द वन विच गिव्स द मिनिमम कॉस्ट। तो वो ड्यूरेशन जिसमें आपको कॉस्ट मिनिमम मिलेगी उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमम ड्यूरेशन, ठीक है, ऑप्टिमम। जबकि अगर हम समेशन ऑफ क्रैश टाइम ऑफ एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ कर देंगे तो ये देगा मिनिमम टाइम, मिनिमम। याद रखिएगा क्या डिफरेंस है ऑप्टिमम में, ऑप्टिमम वैल्यू अपने आप में ना मैक्सिमम होती है ना मिनिमम होती है। तो जो मिनिमम टाइम लगेगा वो होगा समेशन ऑफ क्रैश टाइम, लेकिन मिनिमम टाइम में कंप्लीट करने के लिए कॉस्ट ज्यादा आएगी, कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और मैक्सिमम टाइम में कम करने में हो सकता है कॉस्ट जो है वो कम आए, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो उसमें भी बढ़ेगी। तो ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कोई वैल्यू जिस पर कोई दूसरा रिजल्ट आपका मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो रहा है। तो टाइम इज ऑप्टिमम बट कॉस्ट इज मिनिमम। तो टाइम ऑप्टिमम होने का मतलब है टाइम अपने आप में ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, बट इस पर कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। हाँ ठीक है, चलिए। तो जो डी ऑप्शन होगा वो क्या देगा, वो हमें मिनिमम टाइम देगा, लेकिन इस मिनिमम टाइम में अगर हम प्रोजेक्ट को करेंगे तो कॉस्ट मिनिमम नहीं होगी, कॉस्ट मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in order to investigate a method of least cost scheduling, which of the following assumptions are made?
ठीक है, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट अ मेथड ऑफ लीस्ट कॉस्ट शेड्यूलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग assumptions आर मेड। तो लीस्ट कॉस्ट शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि कम मिनिमम टाइम में आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, द प्लान्ड ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी एनी होल डे वैल्यू बिटवीन द नॉर्मल एंड क्रैश ड्यूरेशन। सही बात है, ठीक है। नॉर्मल टाइम से हम लोग क्या करते हैं, उसको वन वन करके क्रैश करना शुरू करते हैं। तो क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जिस पर आपको क्या मिले, ऑप्टिमम ड्यूरेशन मिले और कॉस्ट मिनिमम मिले। फिर कह रहा था डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज लीनियर बिटवीन द नॉर्मल एंड क्रैश डायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिए हमने जो कॉस्ट स्लोप निकाला है वो लाइन मानकर निकाला है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो वो लाइन का स्लोप होता है, इसलिए क्या है, लीनियर। देन द ओवरहेड कॉस्ट इज लीनियर ड्यूरिंग द एंटायर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, जो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो कर्व होती है, बट जो ओवरहेड कॉस्ट होता है, जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो आपकी क्या होती है, लीनियर होती है। वो क्या होती है, आपकी लीनियर होती है। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट लीनियर क्यों होती है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली, आपको मालूम है कि एक दिन का खर्चा इतना आता है, एक दिन का खर्चा इतना आता है, तो 2 दिन का कितना होगा, 3 दिन का कितना होगा, 4 दिन का कितना होगा, तो वो क्या करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। क्या करेगा, लीनियरली वेरी करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल 1 to 3। बात समझ में आई। अगर ओवरहेड की जगह पर इनडायरेक्ट होता तो आप कर्व लेते, तब लीनियर नहीं होता, बट ओवरहेड कॉस्ट को क्या मानकर चलते हैं हम लोग, लीनियर मानकर चलते हैं, लीनियर मानकर चलते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टाइम कॉस्ट एनालिसिस द कॉस्ट स्लोप इज, अगेन आपका जो क्वेश्चन आ गया वो किसका आ गया, कॉस्ट स्लोप। फिर से सेम क्वेश्चन। तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding CPM techniques of project planning. The critical path consists of those activities for which the total float is zero। पहला आपका सही है। दूसरा कह रहा है इंडिपेंडेंट फ्लोट इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड द स्लैक एट द हेड इवेंट। तो दूसरा आपका गलत है, और दूसरा गलत होते ही आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट एन एक्टिविटी अर्लियर देन द क्रैश टाइम। क्रैश टाइम से कम में आप इसको पूरा नहीं कर सकते। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्लोट बेसिकली किसी एक्टिविटी जो आपका अपने से पहले वाली से भी फर्क नहीं पड़ता, ना पहले वाली को अफेक्ट करे ना आगे वाली को अफेक्ट करे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये होता है आपके पास फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट का स्लैक, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। तो ये क्या करता है फ्री फ्लोट में आपको, कि जो इससे पहले की एक्टिविटी है वो जितना देर से खत्म हो उतना, और जो अगली एक्टिविटी है वो जितना जल्दी शुरू हो उतना। तो पिछली एक्टिविटी जितना देर से खत्म हो सकती है उतना देर से खत्म हो रही है, और अगली एक्टिविटी जितना जल्दी शुरू हो सकती है उतना जल्दी शुरू होती है। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो इसको क्या मिलता है, मिनिमम टाइम। तो किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए जो मिनिमम टाइम लगेगा उसमें से अगर आप जो इवेंट टाइम है उसको माइनस कर दोगे तो आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट मिल जाता है। तो फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्लोप ऑफ कॉस्ट टाइम कर्व। ठीक है, तो अब फिर से आपका क्या हो गया, ये कॉस्ट स्लोप
ऑफ कॉस्ट टाइम कर्व हो गया, यानी कि कॉस्ट स्लोप की बात हो रही है। अब सेम चीज को क्या लिख देगा, शब्दों में लिख देगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कॉस्ट एंड क्रैश कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्रैश टाइम। नहीं, तो आंसर आप लोगों का आ गया सी, इट इज गिवन बाय डिफरेंस ऑफ क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम। नहीं, बी। इट इज गिवन बाय डिफरेंस बिटवीन क्रैश कॉस्ट एंड नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन क्रैश टाइम एंड नॉर्मल टाइम। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ओनली टू, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव इन क्रैशिंग। क्रैशिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है क्रैशिंग का, इसको बताइए भैया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव इन क्रैशिंग। नमस्ते। तो आंसर ए होना चाहिए या आंसर सी होना चाहिए। देखो, अगर आंसर ए होना चाहिए रिडक्शन इन ड्यूरेशन, तो फिर तो बढ़िया है ना, आपको क्रैश टाइम मालूम है, सारे क्रैश टाइम को जोड़ दो और आपको मिनिमम टाइम मिल जाएगा, टाइम रिड्यूस हो जाएगा। आप एक बार बताओ, अगर आप प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कम करना चाहते हो, रिडक्शन इन ड्यूरेशन, अगर आप ड्यूरेशन को कम करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है ना, सारी इवेंट का, सारी एक्टिविटी का आप क्या ले लो, क्रैश टाइम ले लो, और जब आप सबके क्रैश टाइम को ऐड कर दोगे तो आपको मिनिमम टाइम मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आंसर इज नॉट ए। आप करना क्या चाहते हो, आप मिनिमम टाइम नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ऑप्टिमम टाइम। और आप ऑप्टिमम टाइम क्यों चाहते हो, सच दैट टू रिड्यूस द कॉस्ट, ऑप्टिमम टाइम टू रिड्यूस द कॉस्ट, सो दैट वी विल गेट मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट, नहीं नहीं, देखो समझो मैं फिर क्या क्या कह रहा हूं, हम लोग चाहते हैं, बेसिकली क्या होता है, एग्जैक्ट कर्व इस तरीके का होता है, ये आपका ऑप्टिमम टाइम है, ये क्या है आपके पास, ऑप्टिमम टाइम है। अगर आप ऑप्टिमम टाइम से ज्यादा टाइम लोगे तब भी कॉस्ट बढ़ेगी, और अगर आप इससे कम टाइम लोगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैं कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता हूं, तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लेंगे, ऑप्टिमम टाइम लेंगे। हम क्या लेंगे, ऑप्टिमम टाइम लेंगे, ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके और हमें क्या मिले, एक मिनिमम कॉस्ट मिले। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर मुझे टाइम को ही रिड्यूस करना है तो फिर मैं पैसे का सोचूंगा ही नहीं। अगर मुझे टाइम को रिड्यूस करना है, इफ रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन इज द मेन फैक्टर, फिर तो हम कॉस्ट का सोचेंगे ही नहीं, फिर तो हम क्या करेंगे, ये मिनिमम वाला टाइम लेंगे, कॉस्ट चाहे कितनी भी आए, कॉस्ट चाहे कितनी भी आए। बताइए हाँ या ना। हाँ, अगर यहां पर इसकी जगह ये लिखा होता, अगर इसकी जगह ये लिखा होता टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम टाइम, तो वो आपका आंसर सही होता। ऑप्टिमम, अगर यहां पर लिखा होता टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम टाइम, वैसे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, बुक में भी सोल्यूशन ए दिया हुआ है, बुक में भी सोल्यूशन ए दिया हुआ है, बट आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। भाई ठीक है ना, आप किसी को मान लो लखनऊ से दिल्ली जाना है, कम टाइम में जाओगे भाई, फ्लाइट से चले जाओ, कम टाइम में पहुंच जाओगे। सर बट क्रैश में तो कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नहीं बढ़ती है हमेशा, ऑप्टिमम कॉस्ट होती है, ऑप्टिमम। केवल डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तो होती है भाई साहब, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी तो होती है। दो तरह की कॉस्ट होती है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हालांकि डायरेक्ट कॉस्ट भी हमेशा नहीं बढ़ती है, ये एक अजम्पशन है। मैंने भी सबसे पहले एग्जांपल लिया था
तो आपको याद होगा कि डायरेक्ट कॉस्ट में मशीनरी भी आती है, मैंने मिटा दिया वो। डायरेक्ट कॉस्ट में मशीनरी भी आती है। तो मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि अगर कोई मशीन है, उस मशीन को यूज करने का रेंट 1000 रुपए है पर डे, लेकिन उसके चलाने वाले की जो लेबर कॉस्ट है वो डे और नाइट शिफ्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वहां पर क्या हो रहा था कि अगर हम उसी प्रोजेक्ट को 5 दिन में कर रहे थे तो हमारे कॉस्ट सेविंग हो रही थी। तो क्रैशिंग करके हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्रैशिंग करके हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे हैं ताकि हमें एक मिनिमम कॉस्ट मिल सके, मिनिमम कॉस्ट मिल सके। टाइम को रिड्यूस करना हमारा मेन पर्पस नहीं है, क्योंकि टाइम को रिड्यूस करने से, अच्छा इसको एक तरीके से और सोचो, मैं एक तरीके से और बता रहा हूं, इसको ध्यान दो। मान लीजिए कोई पर्सन है, इस पर्सन को लखनऊ से दिल्ली जाना है। अब इसके पास 3 ऑप्शन हो सकते हैं, ये बस से चला जाए, ये ट्रेन से चला जाए, या ये फ्लाइट से चला जाए। ऐसा हो सकता है ना। तो आपको भी मालूम है अगर ये फ्लाइट से जाएगा तो कम टाइम में पहुंच जाएगा, कम टाइम में पहुंच जाएगा, लेकिन इसका किराया बहुत ज्यादा लगेगा। या मैं बल्कि कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दूर का एग्जांपल लेता हूं। किसी को दिल्ली से चेन्नई जाना है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। मान लीजिए एक ऑप्शन है हमारे पास ट्रेन का और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्लाइट का। अब ट्रेन से मान लो दिल्ली से चेन्नई जाने में सपोज करो इसको 3 डेज लग रहे हैं, मान लो 3 डेज लग रहे हैं, जबकि फ्लाइट से जाने में इसे कितना लगता है, मान लो 1 दिन लगता है, 1 डे। अब फ्लाइट का 1 दिन का जो इसका मान लो लग रहा है 15,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, या चलो 10,000 ही मान लो, 10,000 रुपीज। जबकि इसका ट्रेन से कितना लग रहा है, मात्र 2,000 रुपया। उड़ान स्कीम में 25 रुपए लगेंगे केवल, ठीक है, ठीक है। तो फ्लाइट से जाने में ये कितना रुपए इसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 8,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। लेकिन आने जाने में मतलब भले से 2 घंटा ही लगेगा, लेकिन वैसे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा ना भैया। आप दिल्ली में बिल्कुल एयरपोर्ट पे तो रहता नहीं है, अपने घर से निकलेगा, मेट्रो लेगा, ऑटो लेगा, वहां पहुंचेगा। आप चेन्नई में भी इसका ऑफिस जहां जाना है वो बिल्कुल एयरपोर्ट पर तो होगा नहीं, वहां से जहां लोकल जगह पे होगा वहां जाएगा, तो पूरा एक दिन खराब हो जाएगा। तो अभी आपको देखकर क्या लगेगा, अगर मुझे इसकी इकोनॉमी की बात करनी हो, अगर मुझे इसकी इकोनॉमी की बात करनी है तो ये कैसे जाएगा, इसे कैसे जाना चाहिए, इसे कैसे जाना चाहिए। आप कहेंगे सर ट्रेन से जाएगा, 8,000 रुपए का फायदा होगा। लेकिन सपोज करो ये बंदा एक पेड ट्यूटर है, मान लीजिए क्या है, एक टीचर है, पेड टीचर है, जिसे आवर बेसिस पर क्या मिलता है, इसको पढ़ाने का पैसा मिलता है, मान लो 1,000 रुपीज पर आवर, ठीक है। तो ये किसी बड़ी कोचिंग की फैकल्टी हो सकता है जिसे दिल्ली से चेन्नई जाके चेन्नई वाले सेंटर पे पढ़ाना है, चेन्नई वाले सेंटर पर जाके से पढ़ाना है। तो ये क्या करेगा, अगर ये फ्लाइट से जाता है तो भले ही इसके क्या हो गए, 8,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे, 8,000 रुपए एक्स्ट्रा लगे, लेकिन इसके 2 दिन बच गए। और ये एक दिन में मान लीजिए 5 घंटे पढ़ाता है, कितने आवर्स पढ़ाता है, 5 घंटे। तो इसने वहां जाकर 2 दिन एक्स्ट्रा मेहनत की, पढ़ाया, तो इसने 10 आवर्स पढ़ा लिया, ठीक है। और 10,000 मतलब 1,000 रुपीज पर आवर जो है ये अर्न करता है। तो ये कमा कितना लेगा, 10,000 रुपए में। तो बेसिकली क्या होता है, फ्लाइट लेने से इसके गए 8,000 रुपए फालतू, लेकिन 10,000 रुपए इसने कमा लिए, तो इसको नेट प्रॉफिट कितने का है, 2,000 रुपए का है। नेट प्रॉफिट कितने का है, 2,000 रुपए का है। आप समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर आपको लग रहा है कि ये चीज अगर हम टाइम को कर रहे हैं तो ये कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है। बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। समझ में आ गया।
तो अल्टीमेट सारा पर्पस टाइम को कम ज्यादा करने का क्या है, कॉस्ट का है, कॉस्ट का है। ठीक, वहीं अगर ये नहीं, हम तो भैया सस्ते वाले टीचर हैं, ठीक है, वहीं पता चला इसे पढ़ाने के 100 रुपए घंटा मिलते हैं, तो क्या मिलता है 1000 रुपए, तो क्या यार 1000 रुपए में घंटा मिल रहा है, ना जाएंगे फ्लाइट से, हम तो भैया ट्रेन से ही जाएंगे, हम तो ट्रेन से ही जाएंगे। अगर इसे 100 रुपए घंटा मिलता तो थोड़ी ना ये फ्लाइट से जाता, फिर किससे जाता, फिर ये ट्रेन से जाता। कौन सा फायदा हो रहा है, ट्रेन से जाएंगे आराम से, क्या बच रहा है, कुछ नहीं। तो आदमी जब फ्लाइट पकड़ता है या जिसको जल्दी जाना होता है, तो वो ये देखता है कि मेरे को टाइम तो लग रहा है, लेकिन टाइम बचाकर मैं उस टाइम में कमा कितना लूंगा, मेरा लॉस कितने का हो रहा है। तो अल्टीमेटली मनी, मनी मैटर्स, मनी मैटर्स। तो कॉमन सेंस वाले सवाल है। तो मेरे ख्याल से इसलिए जो अल्टीमेट पर्पज है वो है टू रिड्यूस दी मनी, ठीक है, क्रैशिंग का टाइम ड्यूरेशन हम कम कर रहे हैं ताकि ओवरऑल पैसा हमारा कम लगे। क्योंकि फिर से बोल रहा हूं कि अगर हमें टाइम को रिड्यूस करना होगा तो मैं सारी एक्टिविटीज का क्रैश टाइम ले लूंगा, सारी एक्टिविटीज को क्रैश कर दूंगा तो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, बट कॉस्ट एस्केलेट कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द कॉस्ट स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ। हाँ बिल्कुल, न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसमें भी कॉस्ट कम करते हैं क्रैशिंग से, सही बात है। टाइम कम करते हैं लेकिन बिल्कुल कम नहीं करते, मिनिमम टाइम पर नहीं लेके जाते। In a construction project, the cost slope of an activity is an indication of। ये क्वेश्चन करो जरा। In the time cost optimization using CPM method for network analysis, the crashing of the activities along the critical path is done starting with the activity having। तो हम उस एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं जिसका लीस्ट कॉस्ट स्लोप होता है। क्यों, क्यों इससे स्टार्ट करते हैं लीस्ट कॉस्ट स्लोप से? क्योंकि इसके इससे स्टार्ट करने से फर्क ये होता है कि अगर हम प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को 1 दिन से कम करेंगे तो इसमें आपका क्या लगेगा, मिनिमम खर्चा आएगा, पर डे मिनिमम कॉस्ट यहां से लगेगी। क्योंकि कॉस्ट स्लोप जो होता है आपको पर डे एक्स्ट्रा कॉस्ट बताता है कि अगर आप प्रोजेक्ट को 1 दिन से कम करते हो उसकी ड्यूरेशन, उसको 10 दिन से अगर 9 दिन पर लेकर जाते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 एक्टिविटी हैं, इसका कॉस्ट स्लोप दे रखा है आपको 500, इसका कॉस्ट स्लोप दे रखा है 400 और इसका कॉस्ट स्लोप दे रखा है 400, राइट। तो मुझे अगर मान लो प्रोजेक्ट को 1 दिन से क्रैश करना पड़ेगा तो मैं पहले CD का 1 दिन कम करूंगा, क्योंकि यहां से 1 दिन कम करने से मुझे केवल 400 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, पैसा कम लगेगा, पैसा कम लगेगा, ठीक है जी। तो ये कॉस्ट स्लोप हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when developing the time cost study of a project as a whole, when developing the time cost study of a project as a whole, the time cost relationship of every activity therein may have necessary to be inputted, because any project is constituted by all the activities therein। तो क्या आंसर होगा इसका? सभी एक्टिविटीज को कंसीडर करोगे या केवल क्रिटिकल को कंसीडर करोगे?
सभी को कंसीडर करोगे या केवल क्रिटिकल को कंसीडर करोगे? सभी एक्टिविटीज की टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप मालूम होनी चाहिए या ओनली क्रिटिकल एक्टिविटीज की? स्टेटमेंट 2 तो 100% करेक्ट है, बिकॉज एनी प्रोजेक्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ऑल दी एक्टिविटीज। क्या आंसर होगा? ए आंसर होगा या डी आंसर होगा? बताइए। आंसर शुड बी ए और डी। बी और सी है इसका आंसर नहीं, या तो आंसर ए होगा या डी होगा। अब बताओ। अरे मेरे बोलने से बदलना मत, मैं तो आपको एक 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 थॉट दे रहा हूं कि आप सोचिए। When developing the time cost study of a project as a whole, the time cost relationship of every activity therein may have necessary to be inputted। क्या आंसर होना चाहिए? अब सबका डी आने लगा। नहीं आंसर इसका ए ही है। इसका आंसर ए ही है, बिल्कुल सही है जिनका आंसर है, लेकिन उसका सही रीजन नहीं मालूम है। सही रीजन ये है, सही रीजन ये है कि कई बार क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज पैरेलल एक्टिविटीज होती हैं। क्या एक्टिविटीज होती हैं? पैरेलल एक्टिविटीज होती हैं। तो पैरेलल एक्टिविटीज के केस में क्या होता है कि कोई एक्टिविटी अभी क्रिटिकल नहीं है, कोई एक्टिविटी अभी क्रिटिकल नहीं है, लेकिन जब हम अदर एक्टिविटीज को क्रैश करते हैं तो जो एक्टिविटी अभी क्रिटिकल नहीं है वो बाद में क्रिटिकल हो सकती है। जैसे अगर मैं एक नेटवर्क डायग्राम बनाकर आपको दिखाऊं, और एक दूसरा फैक्टर बिल्कुल ये भी सही है, क्रिटिकल के साथ सब इंक्लूड हो जाएगा ये तो नहीं। हाँ, टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप, चलो यही जाला जो मैं बता रहा हूं यही बेटर है, जो मैं बता रहा हूं इसी को समझना। मान लो ये एक्टिविटी 10 डेज में कंप्लीट होती है, ये एक्टिविटीज 5 डेज में कंप्लीट होती है, और ये एक्टिविटी 9 डेज में कंप्लीट होती है। इसको आप क्रैश करके 8 दिन में करा सकते हो, इसको क्रैश करके आप 8 दिन में करा सकते हो, और इसको क्रैश करके आप 4 डेज में करा सकते हो। तो मान लो हमने इसको छोड़ दो, इन दोनों एक्टिविटीज के बारे में सोचो। अगर मान लो मैं इस 10 को क्रैश करके 8 डेज में करा देता हूं तो कुछ फायदा होगा? ये बताओ, अगर मैं इस एक्टिविटी को 10 की जगह 8 दिन में करवा देता हूं तो कोई फायदा होगा? देखो राइट नाउ, अभी देखो, अभी अगर मैं इसमें से और इसमें से अगर नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन में देखूं तो कौन सी एक्टिविटी क्रिटिकल है? ये वाली एक्टिविटी क्रिटिकल है, बिकॉज अगर ये एक्टिविटी 9 दिन में हो भी गई तो फायदा क्या हुआ? आप इस नोड से आगे नहीं जा सकते, आप बी से आगे तब तक नहीं जा सकते जब तक ए भी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए 10 दिन वाली। इसके 9 दिन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भैया तू भी 9 की जगह 10 दिन ले ले, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा कोई फायदा ही नहीं है, राइट? लेकिन मान लो अगर मैंने इसे 10 से क्रैश करके 8 दिन में करवा दिया तो कुछ फायदा होगा क्या? कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये क्रिटिकल बन जाएगी, क्योंकि अब ये तो तुम इसको 8 दिन में करवा दो, लेकिन जब तक ये 9 दिन में हो रही है तब तक आप बी से आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? तो अभी पहले ये क्रिटिकल है, लेकिन अगर मैंने इसको 2 दिन से क्रैश करा दिया तो ये क्रिटिकल हो गई।
और जैसे ही मैंने इसको अगर एक दिन से क्रैश कराता हूं, क्योंकि 8 तो टोटल क्रैश टाइम है ना, तो मैं इसे जैसे ही एक दिन से क्रैश कराकर 9 डेज पर ले जाता हूं, अब ये एक्टिविटी भी 9 दिन में हो रही है और ये भी 9 दिन में हो रही है, तो अब दोनों क्या हो गई आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई। तो अब अगर मुझे फर्दर क्रैश करना है तो दोनों को क्रैश करना पड़ेगा, इसको भी एक दिन से और इसको भी एक दिन से, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अभी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? तो क्रैशिंग करते समय हमें नहीं पता कि कौन सी एक्टिविटी आगे जाके आपकी क्रिटिकल बन जाएगी इस प्रोसेस में, ठीक है। तो हमें सभी एक्टिविटीज का क्या मालूम होना चाहिए, टाइम कॉस्ट रिलेशनशिप मालूम। एक तो यहां से हो गया, दूसरा ये भी है कि प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है भैया, वो केवल क्रिटिकल कॉस्ट पे थोड़ा ना, क्रिटिकल एक्टिविटीज पे थोड़ा ना डिपेंड करेगी। कॉस्ट तो सभी एक्टिविटीज से टोटल मिलाकर आएगी। क्या ऐसा मैं कह सकता हूं, क्या इस एक्टिविटी में पैसा नहीं लगेगा, किसी भी क्रिटिकल वाली में लगेगा? मान लो अगर ये क्रिटिकल एक्टिविटी है, मैं चलो अब इनका क्रैश टाइम हटा देता हूं, मैं इसको लेकर चलता हूं, तो ये क्रिटिकल एक्टिविटी, तो क्या पैसा यहीं खर्च होगा, यहां खर्च नहीं होगा? यहां भी तो खर्च होगा। तो मुझे इसका भी तो मालूम होना चाहिए कि 9 दिन में इसमें कितना खर्चा आने वाला है। तो 9 दिन में यानी कि टाइम कितना खर्चा आने वाला है, कॉस्ट, तो ये इसकी भी तो कॉस्ट टाइम रिलेशनशिप हो गया। सो आंसर इज ए, ठीक है। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Crashing of project duration always increases the cost of the project on its completion, no matter what the direct, indirect और overhead cost are। गलत बात है, हमेशा अगर ये कॉस्ट को इंक्रीज करता फिर तो क्रैशिंग का फायदा ही नहीं था, राइट? ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट 1 गलत हो गया, तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, डी हो गया। The critical path along the project activities network diagram is compressed in the process of investigating the crashing of the project duration and not the non-critical activities up to a certain stage of crashing. Next question. Crashing a project in terms of its duration would result in। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोई एग्जाम था नेहा जी आपका आज? Crashing a project in terms of its duration would result in an increase in the indirect cost, a decrease in the indirect cost। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, और डिक्रीज इन दी डायरेक्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है आपके पास, इंक्रीज करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4। ये वाला क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया। बढ़िया, कैसा हुआ? तो लगता है तुम लोगों को ईएससी के पहले यूपी आरबीएनएल और इस एग्जाम से दो दो मॉक एग्जाम देने को मिल गए। प्रोजेक्ट टाइम कॉस्ट शेड्यूल्स इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑलवेज शो डिक्रीजिंग ओवरऑल कॉस्ट फॉर डिक्रीजिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्या हमेशा, ठीक है होम मिनिस्टर साहब,
अभी आपके हुक्म का पालन होगा, अभी बताते हैं। ठीक है, क्या हमेशा कॉस्ट डिक्रीज करेगी? गुड। प्रोजेक्ट टाइम कॉस्ट शेड्यूल इंक्लूसिव ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए ऑलवेज शो डिक्रीजिंग ओवरऑल कॉस्ट फॉर डिक्रीजिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, गलत है भैया। एक टाइम तक जो टोटल कॉस्ट का कर्व ये होता है, एक टाइम तक कॉस्ट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, उसके बाद अगर क्रैश करोगे तो इंक्रीज करने लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब आते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। यार एक बार बताओ, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है आपके पास, चलिए ऐसा करके मान के चलते कि मान लो आपको कोई प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? आपके मटेरियल की कॉस्ट होगी, ठीक है, लेबर की कॉस्ट लगेगी, जो इक्विपमेंट्स है उनका रेंट वगैरह लगेगा। ठीक है, तो देखो, तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? एक ऐसी कॉस्ट जो जिसको आप सीधे सीधे किसी एक्टिविटी से कनेक्ट कर सको कि इस एक्टिविटी में इतना खर्चा आने वाला है। तो ऐसे सारे खर्चे जिनको आप एक्टिविटी के थ्रू क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? जिसको आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से कनेक्ट नहीं कर सकते, वो ओवरऑल प्रोजेक्ट में काउंट होगा। फॉर एग्जांपल कोई सुपरवाइजर है, या मान लीजिए वहां पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने एक टेम्पररी ऑफिस बना रखा है, राइट? उस ऑफिस का मान लो कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ठीक है, ऑफिस को मेंटेन करोगे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा। वहां का आपका मान लो वॉचमैन है, तो वॉचमैन है क्योंकि मेटेरियल पड़ा हुआ है, तो ये किसी एक एक्टिविटी से थोड़ी ना इस खर्चे को आप लगा सकते हो। ये क्या होगा? ओवरऑल प्रोजेक्ट का खर्चा माना जाएगा। अगर प्रोजेक्ट 10 दिन चलेगा तो भैया 10 दिन का इसमें पैसा खर्च होगा। अगर 50 दिन का होगा तो 50 दिन का लगेगा। 100 दिन का होगा तो 100 दिन का खर्चा आएगा। तो ये क्या होगा? पूरे प्रोजेक्ट, जितना टाइम प्रोजेक्ट लगे चलेगा उतने टाइम ये कॉस्ट बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि वॉचमैन पर डे के हिसाब से सैलरी लेगा। जितने दिन ऑफिस चलेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड अदर थिंग्स है ना, वो आएंगे, सुपरवाइजर्स की कॉस्ट, वो सब। तो ये सब आपका इनडायरेक्ट में आ जाएगा। तो जितना टाइम बढ़ेगा ये कॉस्ट आपकी उतनी क्या होती है कि बढ़ती जाएगी। जबकि डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? लेबर, मशीनरी, ठीक है, हमें मालूम है भाई मटेरियल कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए इतनी लेबर चाहिए, इतना मटेरियल लगेगा, और ये पर्टिकुलर मशीनरी इतने आवर्स यहाँ पे लगेगी और इसका रेंट उतना होगा। बिल्कुल, तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट एक्टिविटी रिलेटेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो अमित सौ जी, अभी समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है एक्टिविटी P इज फॉलोड बाय एक्टिविटी Q विच इन टर्न इज फॉलोड बाय एक्टिविटी R। तो जो एक्टिविटीज हैं ये क्या हो रही हैं? एक सीक्वेंस में हो रही है। पहले P एक्टिविटी होगी, फिर Q होगी और फिर R होगी। तो पहले P एक्टिविटी है, P के बाद Q एक्टिविटी है और Q के बाद में R एक्टिविटी है। अब कह रहा था डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इन रिलेशन टू द चॉइस ऑफ फिजिबल ड्यूरेशन टेबल इज गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको एक टेबल दे रखी है, एक्टिविटी P है, एक्टिविटी Q है, एक्टिविटी R है। यहां पे दे रखा है कि अगर मैं P एक्टिविटी को 7 डेज में कंप्लीट करता हूं तो 12,000 रुपए लगेगा, 6 दिन में करता हूं तो 14,000 लगेगा, 5 डेज में करता हूं तो 15,000 लगेगा। यहां पर एक करेक्शन था, 17 की जगह 15 है।
अगर मैं एक्टिविटी क्यू को 8 डेज में करता हूं तो 20,000 लगेगा, 7 डेज में करता हूं तो 23 लगेगा, 6 डेज में लगेगा तो 27 लगेगा। मैं अगर एक्टिविटी आर को 9 डेज में करता हूं तो 40,000, 8 डेज में करता हूं तो 42, 7 डेज में तो 45। ये आपको रिलेशन दे रखा है टाइम वर्सेस, ठीक है, टाइम वर्सेस मनी, ठीक है, अपना सपना मनी मनी। चलिए तो आगे क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल दी 3 एक्टिविटीज टेकन टुगेदर द मिनिमम पॉसिबल डायरेक्ट कॉस्ट फॉर अ टोटल ड्यूरेशन ऑफ 21 डेज विल बी 77,000 याद हो गया। ठीक है, तो अब देखो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, आपको कॉस्ट स्लोप का आइडिया होना चाहिए, लेकिन आपको कॉस्ट स्लोप वगैरह कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपरली तरीके से करेंगे तो आप हर एक्टिविटी का कॉस्ट स्लोप निकालेंगे, फिर लीस्ट कॉस्ट स्लोप करेंगे नहीं। लेकिन अगर आपको कॉस्ट स्लोप का मतलब मालूम है तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम ड्यूरेशन की कॉस्ट निकालो। तो भैया ये 7 दिन में करेंगे इस एक्टिविटी को, इसको हम लोग 8 दिन में करेंगे और इसको 9 दिन में करेंगे। तो अभी आपका टाइम कितना लग रहा है, 9 और 8 17 और 7 24, 24 डेज। तो आप 24 डेज को ऐसा लिखो 7 + 8 + 9 और इसका खर्चा जोड़कर लिख दो कितना आ रहा है। तो भाई इसका 7 दिन का खर्चा कितना है 12, प्लस इसका 8 दिन का कितना है 20, तो 32 हो गया, और 32 और 40, तो 72 हो गया। यही हो गया भाई, 7 दिन का 12 लग रहा है, 8 दिन का 20 लग रहा है, 9 दिन का 40 लग रहा है, 72। लेकिन ये दिन कितने हो गए आपके पास, ये दिन हो गए 24, लेकिन मुझे चाहिए कितना 21, मुझे चाहिए कितना 21। अब 21 के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं 24 से सीधे 21 पर नहीं जाऊंगा। हाँ नमस्कारम, मैं 24 से सीधे 21 पर नहीं जाऊंगा, मैं एक एक दिन कम करके देखूंगा। मान लो मैं 24 से 23 पर जा रहा हूं, 24 से कितने पर जा रहा हूं 23 पर जा रहा हूं। तो देखो अगर मैं यहां पर एक दिन कम करता हूं तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जैसे ही मैं 7 से 6 दिन पर जाऊंगा मुझे यहां पर 2000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कितना 2000। अगर मैं यहां से 8 से 7 पे जाऊंगा तो मुझे एक दिन का कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 3000। कितना देना पड़ेगा 3000। और अगर मैं यहां से एक दिन कम करता हूं तो मुझे कितना देना पड़ेगा 2000, 40 से 42 हो जाएगा। तो मुझे अगर प्रोजेक्ट को एक दिन से कम करना है तो या तो मैं यहां पर एक दिन कम करूंगा या फिर मैं यहां पर एक दिन कम करूंगा, मैं यहां पर एक दिन कम नहीं करूंगा। समझ गए? तो अगर मुझे अब मुझे क्योंकि 24 से 21 पे जाना है तो मैं क्या करता हूं कि 2 दिन तो मैं डायरेक्टली कम कर ही देता हूं। ठीक है, चलिए, या अभी चलो अभी एक ही दिन से कम करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, या तो आप इसको कम कर दो या फिर आप इसको कम कर दो, किसी भी एक को कम कर दो। तो किसको कम करें, इसको कर दें या इसको कर दें? मान लीजिए हम इसको कर देते हैं, क्या इसको कर लो आप 6 प्लस उसका आपका 8 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा, तो ये कितना रहेगा 23 डेज की आप कॉस्ट निकाल लेना। अब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है कि कितना आएगा, वो बाद में कर देंगे, अभी तो हम देख रहे हैं कितना फर्क पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है 22 दिन में। तो अब देखो यहां पर हम लोग इसको ऑलरेडी क्या कर चुके हैं 6 कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है एक दिन फर्दर कम करना है। तो अब एक दिन फर्दर कम करने के लिए 6 से 5 जाऊंगा तो ये 14 से 15 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है मात्र 1000 रुपीज, मात्र 1000 रुपीज। जबकि यहां एक दिन कम करने पर 3000 और यहां पर एक दिन कम करने पर अभी कितना लगेगा 2000। तो इसको एक दिन से कम करो, यानी कि इसको क्या कर दो 5 डेज, इसे क्या कर दो 5 डेज, इसको बिल्कुल मिनिमम पर ले जाओ। और
ये कितना हो गया आपके पास 8 और वो कितना है आपके पास 9, ठीक है। तो अभी कितना हो रहा है आपके पास 22, बट मुझे कितना करना है 21। अब 21 के लिए मैंने इसको तो एग्जॉस्ट कर लिया, इसका पूरा मिनिमम 5 यूज कर चुका हूं, इसको तो मैं मिनिमम 5 पर ले आ चुका हूं। अब मुझे एक दिन और कम करना है, तो मुझे या तो यहां पर एक चॉइस है या फिर यहां पर एक चॉइस है। यहां अगर मैं 8 से 7 दिन में लेके जाता हूं तो 20,000 की जगह 23,000 रुपए लगेंगे, यानी कि 3,000 का खर्चा। और यहां पर अगर मैं एक दिन कम करता हूं तो 40 से 42 यानी कि 2,000। तो बेटर क्या है कि उसको चेंज कर दो। तो ये हो जाएगा 5, इसको आप 8 रहने दो और उसे भी आप क्या कर दो 9 की जगह 8 कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब आपका जो आ गया वो ये आ गया कि इसमें आप 8 दिन ले रहे हो, वहां 5 दिन ले रहे हो, और यहां पर कितना ले रहे हो आप, यहां पर 8 डेज ले रहे हो। अब आप सबको ऐड कर दो, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 15 और प्लस 20 और प्लस 42, तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है। अब देखो मैं यहां पर डायरेक्टली करने वाला था कि मुझे यहां पर भी चॉइस थी 2000 से और यहां पर भी, तो मैं डायरेक्टली दोनों को कर देता, तो पता है बाद में जाके फिर हमारा ये फैक्टर ये यूज नहीं हो पा रहा था। इसलिए एक एक दिन करके कीजिएगा। हालांकि आंसर तब भी आ जाता कि मैं सीधे सीधे 2 दिन यहां कम कर देता, मतलब एक दिन यहां कम करता, एक दिन यहां कम कर देता और बाद में फिर एक दिन ये वाला कम कर देता, तब भी आंसर आ जाता। बट मे बी हो सकता है कि सम टाइम कहीं और कुछ और अपॉर्चुनिटी होती तो वो रह जाती। क्लियर हो गया। तो अब देखो आपको मिडिल में ये सब हमें कैलकुलेट, देखो मैंने यहां पर भी आपको हर स्टेप पर कॉस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल टाइम को करते जाओ, जो लास्ट वाला आपके पास आ जाए ऑप्टिमम उनको ऐड कर दो आप। ठीक है चलो। हाँ, परमिटेशन कम भी नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एक्टिविटीज ए एंड बी आर टू बी डन इन द गिवन सीक्वेंस में करनी है। द वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट विद पॉसिबल एक्टिविटी ड्यूरेशन टी इन डेज इज इंडिकेटेड फॉर ईच एक्टिविटी बिलो। What is the increase in total direct cost between a combined duration of 16 days and 13 days? तो 16 दिन से 13 दिन में अगर हम इसको करेंगे, ठीक है, 16 दिन से अगर हम इसको 13 डेज में करेंगे, वैसा क्वेश्चन भी आएगा ओम प्रकाश जी, परेशान मत होइए। तो आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको ये बताना है। तो पहले आप 16 डेज की कॉस्ट निकालिएगा, 16 डेज की। तो 16 डेज की कॉस्ट के लिए अभी आप पहले क्या करोगे, मैक्सिमम ड्यूरेशन लोगे। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन यहां पर 8 है और यहां पर 10 है। तो आपके पास 8 प्लस 10 यानी कि 18 दिन की जो कॉस्ट है, 18 डेज की जो कॉस्ट है वो कितना है, 12 प्लस 15 यानी कि 27। कितनी है 20, ये आप 8 दिन में कर, 8 दिन में कर रहे हो इसको। तो अब मुझे क्या करना है, 16 डेज में जाना है। तो पहले मैं एक दिन कम करूंगा, 17 पे जाऊंगा। तो यहां पर अगर मैं 8 से इसको 7 डेज में करता हूं तो कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 2,000 रुपया। जबकि यहां पर अगर मैं इसे 10 से 9 लेके जाता हूं तब भी मुझे कितना देना पड़ेगा, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कोई और तरीका भी है तो मुझे भी भेज दीजिएगा, ठीक है, मुझे भी भेज दीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा, जहां पर कभी ऐसा हो कि आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो एकदम से क्रैश मत कीजिए, क्योंकि यहां पर दोनों एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। यहां पर भी एक दिन का 2,000 लग रहा है, यहां पर भी एक दिन का 2,000 लग रहा है। तो अभी अगला स्टेप चेक करो, अगला स्टेप चेक करो। क्यों अगला स्टेप चेक करो,
क्योंकि यहां पर देखो 7 से 6 जाने पर यहां पर कितना हो रहा है, 3000 एक्स्ट्रा लग रहा है, जबकि यहां से 9 से 8 जाने पर यहां पर अभी 2000 ही एक्स्ट्रा लग रहा है, राइट। तो अगर हम इसको क्रैश करते हुए चलते हैं तो हम अगले स्टेप का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको 8 ही रहने दो, इसको करो आप 8 + 9 तो कितना होगा 17, फिर इसको आप करो 8 + 8 तो क्या हो जाएगा 16। तो 16 की जो टोटल कॉस्ट आएगी वो उधर का 8 और इधर का 8, तो कितना हो जाएगा ये, इधर का था आपके पास 12 और इधर का कितना है 19, तो 31 हो जाएगी, 31 हो जाएगी, ठीक है 31। तो 16 डेज की कॉस्ट आ गई 31, बट आपको क्या करना है 13 पर जाना है। अब 13 पर जाने के लिए अब देखिए यहां पर फर्दर कि यहां पर क्या है, फिर से अगर मैं 8 से 7 दिन पर जाता हूं तो अभी भी 19 से 21 कितना 2000 ही बढ़ रहा है। तो आप क्या करो, इधर का तो मिनिमम टाइम एग्जॉस्ट कर लो, मतलब इधर का तो आप क्या कर लो 7 डेज ले ही लो। जब आपने इधर का 7 ले ही लिया और आपको अगर 13 डेज में कंप्लीट करना है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इधर का आपको 6 डेज वाला ही लेना पड़ेगा, 6 डेज वाला ही लेना पड़ेगा। तो 7 + 6 = 2, ठीक है। तो 7 दिन की कॉस्ट कितनी है 21 और 6 डेज की कितनी कॉस्ट है 17, तो 38 और 38 - 31 तो आंसर कितना आ जाएगा 7, आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अच्छा मैंने नेहा का कमेंट ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि नेहा ने अच्छा वो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ था ना, तो जैसे तुमने बताया था कि जगह मैंने पढ़ लिया जैसे तुम्हें बताया था, जैसे तुम्हें बताया, तो मुझे लगा कि उन्होंने कोई और शॉर्ट तरीका हो, मे भी कोई ग्राफिकल वगैरह मेथड भी हो सकता है ना, तो इस वजह से। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऑप्शन ले लें आगे से। चलो ऑप्शंस बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लें। कंसीडर द 3 एक्टिविटीज इंडिकेटेड इन सीक्वेंस, 3 एक्टिविटी है 1 2 3, द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर इंडिविजुअल ड्यूरेशन d in days and the corresponding cost of resources consumption in units of money per day। क्या देखिएगा इनके आगे जो पैसा लिखा हुआ है पर डे लिखा हुआ है, मतलब यहां पर इसका पर डे 5 रुपीज लग 5 लग रहा है, इसका पर डे 10 लग रहा है, इसका पर डे 9 लिख रहा है। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, दिन को इससे मल्टी यानी 5 × 5 10 × 10 8 × 9 इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, ठीक है रेस्पेक्टिवली। ओवरहेड कॉस्ट आर टू बी एडेड एट 12 यूनिट्स ऑफ मनी पर डे ऑफ द ड्यूरेशन। तो जो ओवरहेड कॉस्ट है वो 12 रुपया पर डे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमल टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग ओवरहेड्स if all the activities are to be completed in either 22 और 21 days। तो कह रहा भैया या तो 22 दिन में कंप्लीट कर दो या 21 दिन में कंप्लीट कर दो, आपकी मर्जी, 22 दिन में या फिर 21 दिन में। तो जब वो खुद ही कह रहा है 22 से 21 तो हम देख लेते हैं किसमें करना चाहेंगे, ठीक है। और आंसर आपका 453 आ भी गया, वेरी गुड। तो अगेन सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए फाइंड आउट कर ले। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी, इसका आप 5 डेज लोगे, इसका आप 10 डेज लोगे और इसका आप 8 डेज लोगे, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 और 8 23, 23 डेज। तो 23 डेज आपको लगने वाले हैं, तो 23 डेज की कॉस्ट क्या होगी, तो 23 डेज की कॉस्ट होगी 5 इंटू 5, या मैं 23 डेज की कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूं, मैं नहीं निकाल रहा 20, मैं खाली 23 लिखकर छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझसे पूछे 22 या 21 है, तो मैं 23 की क्यों निकालूंगा, मैं नहीं निकाल रहा 23 की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 23 से जाना है या तो 22 पर या 21 पर, ठीक है, 22 पर या 21 पर। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यहां पर 5 से क्रैशिंग कर रहे हैं 1 डे की, तो 4 है, यहां पर 8 से 7 कर रहे हैं तो 1 डे, यहां पर बड़ी चालाकी से 10 के बाद सीधे 8 लिख दिया गया है। अगर मैं कॉस्ट को देखूंगा तो इसको देखूंगा 10 से 13, यानी कि 3 यूनिट पर डे से चेंज हो रहा है, जबकि यहां पर 2 यूनिट पर डे से चेंज हो रहा है, और यहां पर भी 2 यूनिट पर डे से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं केवल इतने पार्ट को देखूंगा तो ऐसा लगेगा कि यहां पर जैसे कॉस्ट स्लोप ज्यादा है पर डे के हिसाब से, जबकि नहीं, उल्टा है। यहां पर ये 8 है, तो यहां पर एक दिन में 2 का चेंज है, यहां पर एक दिन में 2 का चेंज है, यहां पर 2 दिन में 3 का चेंज है, तो एक दिन में कितने का है, 1.5 का, एक दिन में कितने का, 1.5 का। तो अगर मुझे 21 डेज पे मैं सीधा जाऊं, तो 21 डेज पे सीधे जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, पहली एक्टिविटीज के 5 डेज ले लेता हूं, और दूसरी एक्टिविटीज के 8 डेज ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 13, और थर्ड एक्टिविटी के भी मैं 8 डेज ले लेता हूं, 8 इंटू 9, तो टोटल डेज कितने हो गए 21, और 12 इंटू 21, और ये आप निकाल दो, ये आप कैलकुलेट कर लो, ये आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो 21 डेज का आ जाएगा। अब अगर आपको 22 डेज का निकालना है, 22 का, तो आप इसको क्रैश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको क्रैश करोगे तो सीधे 2 दिन का अंतर आ जाएगा, तो या तो आप इसको क्रैश करोगे या फिर आप इसको क्रैश करोगे, तो 22 डेज वाली कॉस्ट ज्यादा ही आएगी। क्यों, क्योंकि एक दिन का जो 12 है वो तो लग ही रहा है आपका एक्स्ट्रा 22 दिन में, ठीक है। तो 22 दिन का है, तो एक तो वो 12,000 जो 12 पर डे का जो लगेगा वो तो एक्स्ट्रा है ही, और इधर क्रैश करने का कुछ उतना फायदा हो नहीं रहा, तो 21 डेज में ही आपको मिनिमम मिलेगा, तो आप 21 डेज का ही निकालेंगे, तो ये 453 आ जाएगा। तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था नोटिस करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री consecutive activities A, B and E in that order have their time duration in days versus cost, direct cost in monetary units, relationship expressed in the following table. What is the optimum duration for the corresponding minimum total direct cost for all the three activities when taken up consecutively without pause or disruption? ठीक है। अब यहां पर देखिए ध्यान से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है कि एक्टिविटी ए का टाइम अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो 8 दिन में कितनी कॉस्ट आ रही थी 15 की, जब मैं 9 डेज पर गया तो कॉस्ट 14 हो गई, यानी कि कम हो गई, और फिर मैं जब 10 डेज पे गया तो कॉस्ट फिर से बढ़ गई, यानी कि क्या हो रहा है, ड्यूरेशन पहले बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट घट रही है, और फिर ड्यूरेशन बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिविटी ए में अगर मैं इसका 9 डेज का टाइम रखता हूं तो मुझे मिनिमम कॉस्ट मिलेगा, इस एक्टिविटी को हमें क्या है 9 दिन में कराने में फायदा है। और यहां से आपका वो वाला भी क्लियर हो रहा होगा रिड्यूस टाइम वाला, देखो अगर मुझे टाइम रिड्यूस करना होता तो फिर मैं यहाँ पे 8 दिन लेके चलता, यहाँ पर 6 लेके चलता और यहाँ पर 4 लेके चलता, ये रिड्यूस टाइम है। बट नहीं, मैं यहाँ पर ना 8 डेज लेके चलूंगा ना 10 लेके चलूंगा, मैं यहाँ पर 9 लेके चलूंगा ताकि कॉस्ट मिनिमम मिले, तो 9 डेज पर 14। इसी तरह से सेकंड एक्टिविटी को देखो, अगर इसको मैं 6 डेज लेके चलता हूं तो कॉस्ट 7 है, 7 डेज में 6 है और 8 डेज में फिर से 7 है, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम कॉस्ट हमें कब मिलेगी, जब इस एक्टिविटी को हम लोग किस में करवाएं, 7 दिन में करवाएं, 7 डेज में।
अब इसको 4 दिन में 11 है, 5 में 12 है, 6 में 13 है। तो यहां पर ये वाली कॉस्ट क्या हो रही है, टाइम बढ़ रहा है तो बढ़ती ही जा रही है। तो यहां पर कौन सा टाइम लेने में फायदा है, 4 डेज वाला। तो एक्टिविटी ए को 9 दिन में कराओ, इसको 7 दिन में कराओ, इसको 4 दिन में कराओ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा क्या? आंसर इज 20 डेज। कॉस्ट हमसे पूछी ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, पूछेगा तो बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। A small project consists of 3 activities P, Q and R to be executed in that sequence. P, Q और R। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि सारे क्वेश्चन आपके जनरली सीरीज वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हालांकि पैरेलल वाला भी है, उसे भी करेंगे। A small project consists of 3 activities P, Q and R to be executed in that sequence. The relationship between time duration in units of time T and corresponding total direct cost C units for each of the activities for alternate mutually exclusive possible duration for each activity are tabulated herewith। ठीक है, तो इतनी खतरनाक जो है वो आपको टाइम वगैरह दे रखा इसके लिए सॉरी सॉरी देखिए ध्यान से, यहाँ पर P, Q और R इनके लिए टाइम दिया है, कॉस्ट दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, टाइम दिया है, कॉस्ट दी हुई है। 25 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए आपको लीस्ट टोटल डायरेक्ट कॉस्ट बतानी, मिनिमम मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा क्या करेंगे, हम मैक्सिमम टाइम लेकर चलेंगे। अभी तो अब आ जा रही होगी ना, अभी आ रही होगी वॉइस। ठीक है, ठीक है, तो देखिए भैया मैक्सिमम कितना है, इसको 11 दिन में कवर करेंगे, इसको 9 दिन में और इसको 12 दिन में। तो आपका जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 32 डेज। मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है आपका, 32 डेज। अब 32 डेज से अभी आवाज जल्दी से क्लियर बताइए, अभी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? अब आ रही है, ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे 32 से घटाकर इसको 25 पर लेके आना है। ठीक है, तो यहां देखिएगा 11 से अगर मैं 10 पर जाता हूं तो कितने का फर्क पड़ेगा, 15, 10 रुपए का, 10 का। यहां पर अगर 9 से 8 एक दिन कम करता हूं तो कितना देना पड़ेगा, 20 एक्स्ट्रा। यहां पर अगेन वही चालाकी कर रखी है, 12 से सीधे 10 दिया, 2 दिन। तो यहां पर 2 दिन के कितने एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 25। तो यहां पर 2 दिन के अगर एक्स्ट्रा 25 लग रहे हैं तो एक दिन का कितना लगेगा, 12.5। तो इसको क्रैश करने में फायदा है, इसको क्रैश करने में फायदा है। तो इसके सीधे सीधे क्या कर दो, हम 2 दिन कम कर दो, तो 32 से पहुंच जाएंगे 30 पर। फर्दर ये क्या हो रहा है, 10 से 8। फर्दर अगर मैं इसको 10 से 8 पर लेके जाता हूं तो फिर से 2 दिन में 25, यानी कि सबसे बढ़िया क्या है कि इसमें आप 8 दिन ले लो, इसको आप पूरा यूज कर लो। ठीक है भाई, तो आर का आप क्या करेंगे, पूर्ण सदुपयोग करेंगे। तो इसको आप 8 दिन में लेके चलेंगे, तो ये हो गया। तो 8 दिन में ले जाने में आपने कितना कर दिया, 4 दिन कम कर दिए। तो अब जो नया ड्यूरेशन बन गया वो कितना बन गया, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 डेज। पर मुझे करना कितना है, 25। अब आप देखो यहां पर मैं अगर एक दिन से कम करता हूं तो कितना लगेगा, 20। और यहां अगर मैं एक दिन से कम करता हूं तो कितना लगेगा,
10। मैं फर्दर अगर इसे एक दिन से कम करता हूं तो कितना लगेगा, फिर से 10 लगेगा। तो कम से कम मैं 2 दिन तो यहां पर कर ही दूं, तो इसमें कितना हो जाएगा 9। अभी ड्यूरेशन कितनी आ रही है 9 और 8 17 है, और ये अभी 9 ही है आपका। तो 9 और 9 18 और 8 26, अभी भी 26 डेज है। अच्छा ओके, ठीक 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 कह रहे हो, माई मिस्टेक, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा वो वॉइस के चक्कर में, वॉइस के चक्कर में। ठीक है, मैं दोबारा से वापसी कर रहा हूं, दोबारा से ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है मिथिलेश, वेरी गुड। थोड़ा सा वो बीच में डिस्टरबेंस हो गया, उसकी वजह से मैं दोबारा कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली क्या करना है आपने, हम ये देख रहे हैं कि यहां पर 2 दिन में कितने का डिफरेंस है 25 का, तो एक दिन में कितने का 11.5 पर, जबकि यहां पर एक दिन में कितने का डिफरेंस है 10 का। तो पहले क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे 10। फिर अगर इसको मैं दोबारा यहां पर 9 पर लेके जाता हूं तो फिर से यहां पर कितने का हो रहा है 10 का हो रहा है, 10 का। तो हम इसको पहले एग्जॉस्ट करेंगे। तो यहां पर आप 9 डेज पर जाएंगे तो ये 235 हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अगर मैं फर्दर यूज करूंगा तो फिर एक दिन का कितना हमें देना पड़ेगा 15। तो इसके आगे इसको यूज करेंगे तो एक दिन का 15 देना पड़ेगा, यहां पर एक दिन का आपको 20 देना पड़ेगा, और यहां पर अब इसको देने में फायदा है। ठीक है, हालांकि आंसर पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आप देखेंगे फाइनली आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। ठीक है, बट प्रोसीजर यही है कि पहले आप इसको 9 डेज पे लेके जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अभी ये आपका 9 पर है, ये भी 9 पर है, और ये 12 पर है, तो कितना है 9 दुनिया 18 बाद 30 ही हुआ, 30 ही हुआ। तो अब मैं फर्दर क्या करता हूं, मैं इसको 2 दिन से कम कर देता हूं। ठीक है, तब भी आपको यहाँ पर डे जो मतलब इसका जो कॉस्ट स्लोप है वो मिनिमम है, यहाँ पर डे आपको 12.5 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे 8 पर ले जाएंगे। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8, तो 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26। अब आपको एक दिन यहां पर कम करने की चॉइस है और एक दिन आपको यहां कम करने की चॉइस है। तो अगर मैं यहां पर 1 डे कम करता हूं तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा 20, और यहां पर अगर मैं एक दिन कम करता हूं तो कितना लगेगा 15। तो किसको कम करने में फायदा है, इसको कम करने में फायदा है, तो इसको हम लोग कितना कर लेंगे 8। तो ये 8, ये 9 और ये 8। तो 8 8 16 और 9 25 दिन लगे, और कॉस्ट आप ऐड कर दीजिएगा। कॉस्ट ऐड कितना हो जाएगा 250 प्लस 400 और प्लस 275। तो 925 इज द आंसर। मैं सोचा ये 898 क्या है, ड्यूरेशन दे रहा बिना कॉमा के। ठीक है, मैं सोचा ये तो अमाउंट ऑप्शन में ही नहीं है, तो 925। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई दिक्कत यहां तक। तो ये टोटल आपके ऑब्जर्वेशन पर रहेगा, मतलब सब में आप देखोगे कि एक एक दिन से अगर हम कम करते जाएंगे तो जिसमें आपको सबसे कम फालतू रुपया देना पड़ेगा आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब ये पैरेलल एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आ गया आपका, पैरेलल वाला। Three activities implementable in parallel have the following time cost relationship for direct cost component in each। ठीक है, तो पैरेलल एक्टिविटीज के लिए है कि एक्टिविटी ए को अगर हम 10 दिन में करते हैं तो 800 यूनिट लगती हैं, 9 दिन में करते हैं तो 900 यूनिट लगती हैं, और 8 दिन में करेंगे तो 1000 यूनिट। एक्टिविटी बी को अगर हम लोग 11 दिन में करेंगे तो 1200 यूनिट, 10 दिन में करेंगे तो 1350, 9 दिन में करेंगे तो 1500।
एक्टिविटी सी को 7 दिन में करेंगे तो 500, 6 दिन में करेंगे तो 700, 5 दिन में करेंगे तो 900। कह रहा था feasible range of total direct cost component for the 3 activities together is। ठीक है, सभी का आंसर बहुत फास्ट आ गया। चलिए पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डायग्राम बनाने पड़ेंगे। आपके पास पैरेलल एक्टिविटीज है, ठीक है। एक सेकेंड और वेट कीजिए। चलिए देखिए भाई, तो बेसिकली क्या है, सबसे पहले आप ये बताइए, जो नॉर्मल टाइम है वो है कि इसका आपका 10 डेज है, इसका 11 डेज है और इसका 7 डेज है, यही दिया हुआ है आपको। जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 10 डेज, 11 डेज, 7 डेज है। और इनका खर्चा आपको 800, 1200 और 500 ही दे रखा है। अच्छा, आप ये कह रहे हो द फिजिबल रेंज ऑफ टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट फॉर द 3 एक्टिविटीज। अच्छा, मैंने क्वेश्चन, ओके ठीक है। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट की आपने, ये भी बढ़िया है, ये भी सही है, क्योंकि रेंज पूछी है तो मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज आ जाएगी आपके पास। सबके मिनिमम को ऐड कर दो, सबके मैक्सिमम को ऐड कर दो। रेंज पूछिए तो बिल्कुल सही है। ऑप्टिमम टाइम निकालना होता तो अलग बात थी, ठीक है। हम जो क्वेश्चन को कर रहे हैं वो ऑप्टिमम टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, है ना। लेकिन गड़बड़ हो सकती है, ऐसे ऐसे गड़बड़ हो सकती है। मैक्सिमम वाला तो ठीक है, मिनिमम वाला इस तरह से आपका आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, डायरेक्टली ऐड करने से। यहां पर कोइंसिडेंस से आंसर शायद आ रहा होगा, क्योंकि ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं, पहले करते हैं क्वेश्चन को, फिर समझेंगे। तो उस प्रोसेस से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब क्या गड़बड़ हो सकती है कि डायरेक्टली हम लोग ऐसे ही ऐड करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को। ठीक है, डायरेक्ट रेंज निकालने में गड़बड़ होगी, क्योंकि फिर तो क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं हो रहा ना। यहां से तो आपको फिर ऑप्टिमम टाइम, मतलब एक्चुअल में क्या हो सकता है, अगर आप सबका क्रैश टाइम यूज कर ले रहे हो तो सबके क्रैश टाइम वाले के देखो एक्चुअल में क्यों मैं इसको मना, शायद क्यों गड़बड़ हो जाए इसमें, वो इस वजह से, क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट ग्राफ होता है वो ये होता है। तो अगर आप सबके अगर आप क्रैश टाइम यूज कर लोगे तो आपको कॉस्ट ये वाली मिलेगी, आपको कॉस्ट ये वाली मिलेगी C1। और अगर आप सबके मैक्सिमम को यूज करते हो तो फिर आपको कॉस्ट ये मिलेगी C2।
तो आपके पास सबके मिनिमम वाले टाइम को आपने ऐड किया तो मिनिमम टाइम मिला प्रोजेक्ट का, तो कॉस्ट की रेंज C1 आ गई। और सबके आपने मैक्सिमम टाइम को ऐड किया तो आपको कॉस्ट C2 आ गई। तो आपको रेंज मिली C1 से C2। लेकिन हम लोग क्रैशिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप टाइम भी तो फिर ऐड करोगे, फिर आप टाइम भी ऐड करोगे, तो टाइम ऐड करने से क्या होगा, ये आपका सभी एक्टिव, ये प्रोजेक्ट का नॉर्मल टाइम होगा और ये प्रोजेक्ट का आपका क्या होगा, क्रैश। ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम मिनिमम टाइम, इसके बीच में आपके पास एक ऑप्टिमम टाइम आएगा और यहां पर आपको जो है ये मिनिमम कॉस्ट मिलेगी। तो जो रेंज होगी वो मिनिमम से मैक्सिमम ये वाली रेंज होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू को ऐड कर दो ठीक है, बट मिनिमम वाला आपको यहां से ऐड करके मिले जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको ऑप्टिमम टाइम फाइंड आउट करना होगा। और वो कैसे करोगे, आप क्रैशिंग के थ्रू करोगे। तो बात समझ में आई। तो हो सकता है यहां पर अगर आंसर मैच कर भी जाए तो रियल में शायद ना मैच करे। पहले ये बताओ, क्या यहां से मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया। तो आपने मिनिमम टाइम के करेस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट निकाली वो बेसिकली ये आई जो इस वाली कॉस्ट से ज्यादा हो सकती है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब इस एक्टिविटी को आप क्रैश कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर आपका जो क्रिटिकल एक्टिविटी है वो क्या है आपके पास, ये 11 डेज में, 11 डेज ये वाली क्रिटिकल है। तो अभी तो आप क्या कर देंगे, इनकी टोटल कॉस्ट ऐड कर देंगे आप। तो ये 800, ये आपका 1200 और ये आपका 500। इसको भी 11 होना चाहिए था यहाँ पर, है ना, इसको भी 11 होना चाहिए था। मैक्सिमम 11 डेज का टाइम इसके पास है। ठीक है, तो ये आपके पास ऐड होकर आ गया 2500। कितना आ गया, 2500 यूनिट टाइम लगेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपकी जो क्रिटिकल एक्टिविटी है वो कौन सी है, बी। तो आप इसे क्या करेंगे, एक दिन से, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, एक दिन से क्रैश करेंगे इस एक्टिविटी को। इस एक्टिविटी को जब हम लोग एक दिन से क्रैश करेंगे, क्योंकि एक्टिविटी बी क्या है, क्रिटिकल, तो क्रैशिंग एक्टिविटी बी वाई 1 डे। ठीक है, तो इसको तो 10 दिन ही लग रहे थे 800, अब इसको भी 10 दिन लगेंगे। तो 10 दिन के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है, 10 डेज के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो 1350 है। तो 10 डेज की कॉस्ट लिख दी। ठीक है, और ये 7 डेज का ही रहा। ठीक है, तो 500। तो अब ये 10,10 10,10 7,10। अब आप इसको ऐड करो, तो 800 प्लस 1350 प्लस 500, इनको ऐड किया तो आपके पास आ गया 2650। अब याद रखिएगा, जैसे ही आपने एक्टिविटी बी को क्रैश किया, अब ए और बी दोनों क्रिटिकल बन गए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग, अब ए और बी दोनों क्रिटिकल बन गए, ये भी 10 डेज में। अब क्रैश करेंगे तो दोनों को एक दिन से करेंगे, वरना दोनों में से किसी को नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फिर से क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा जाकर। ठीक है, तो भैया इसका एक्टिविटी ए का भी 9 डेज का दिया हुआ है और एक्टिविटी बी का भी 9 डेज का दिया हुआ है, तो दोनों को एक एक दिन से क्या कर दो, क्रैश कर दो। दोनों को एक एक दिन से क्या कर दो, क्रैश कर दो। तो क्रैशिंग एक्टिविटी ए एंड बी बाई 1 डे। ठीक है, तो इसके 9 दिन का 900 यूनिट दिया हुआ है, इसके 9 दिन का 1500 यूनिट दिया हुआ है। ये अभी भी मजे में है, 7 दिन लगना है, तो ये 7 से 9 के बीच में कभी भी हो सकता है। ठीक है, कभी भी हो सकता है। अब इनके आप ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड कर दिया आपने 2900, ये हो गया। अब आप फिर से वापस जाओ सवाल पर। अब आप इसे क्या फर्दर क्रैश कर सकते हो। आप इस एक्टिविटी को 7 दिन से 6 दिन आप क्रैश करोगे भी तो क्या फायदा हो रहा है। पैरेलल एक्टिविटीज हैं, पैरेलल एक्टिविटीज हैं। अगर मैं इसको 6 डेज क्रैश कर भी देता हूं तो कोई फायदा होगा क्या, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी को 9 दिन लगने हैं और जब तक वो दोनों कंप्लीट नहीं होंगी, इसको 6 दिन में या 5 दिन में करवाने से कोई फायदा नहीं है।
बात समझ में आई? जब इन दोनों यूनिट को 9 दिन लगने ही हैं और तीनों पैरेलल हैं और जब तक तीनों एक्टिविटी खत्म नहीं होंगी प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा नहीं, तो फिर इनको क्रैश करवाने का कोई फायदा नहीं है, इनको क्रैश करवाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो आपकी जो रेंज हो गई वो कितनी हो गई? अब आप तीनों में देखो मिनिमम कितना लग रहा है और मैक्सिमम कितना लग रहा है। तो यहां पर आपका लग रहा था 2500 पहले केस में, फिर लग रहा था 2650 और फिर लग रहा था 2900। तो आपका मिनिमम कितना लग रहा है 2500 और मैक्सिमम कितना लग रहा है आपका? मिनिमम लग रहा है 2500 और मैक्सिमम लग रहा है 2900। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। आंसर आ रहा है सी। अब हम देखो कि डायरेक्ट इनको ऐड करने से वैल्यूज को आपका आंसर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। मैं रिपीट कर देता हूं। रिपीट करने का मतलब यह, सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक्टिविटी ए 10 डेज में कंप्लीट हो रही है, एक्टिविटी बी 11 डेज में कंप्लीट हो रही है, एक्टिविटी सी 7 डेज में कंप्लीट हो रही है। सबसे पहले तो हमने सबसे पहला डायग्राम बनाया। सबसे पहले डायग्राम में ये एक्टिविटी 10 दिन में थी, ये 11 दिन में हो रही है और ये 7 दिन में हो रही है, ठीक है। तो हम लोग किसको क्रैश करते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटी को। तो इन तीनों में क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी है? बी। जब तक बी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला नहीं है। ये भले से 10 दिन में हो जाए, ये भले से 7 दिन में हो जाए, लेकिन आपका प्रोजेक्ट 11 दिन में ही कंप्लीट होगा। तो 10,11, 11,11, 7,11, तो ये 11, 11, 11 क्या है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है। 10, 11, 7 एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम है। तो 10 दिन के हिसाब से 800 यूनिट, 11 दिन के हिसाब से 1200 यूनिट, 7 दिन के हिसाब से 500 यूनिट, टोटल जोड़ दिया आ गया 2500। अब आप क्या करेंगे? इसको आप एक दिन से क्रैश कर सकते हैं। अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी होगी कि आपके पास क्वेश्चन साथ में होना चाहिए, तो बार बार हमें पीछे जाकर क्वेश्चन देखना पड़ेगा इस तरह से। तो इसको आप एक दिन से फर्दर क्रैश कर सकते हो, तो ये 10 डेज में चला जाएगा। एक्टिविटी को आप एक दिन से क्रैश करेंगे तो 10 डेज में हो जाएगा, लेकिन जैसे ये 10 डेज में जाएगा, इसका भी ऑलरेडी 10 डेज यहां पर दिया हुआ है। तो हमने क्या कर दिया, अब जो एक्टिविटी बी है, जो एक्टिविटी बी थी, इसको हमने क्या कर दिया, 11 से 10 दिन में क्या एक दिन क्रैश कर दिया। तो जैसे ही एक दिन क्रैश किया, 10 दिन का इसमें खर्चा कितना आ रहा है? 1350 का, राइट। अब ए में भी 10 डेज लग रहे हैं 800 यूनिट, इसमें लग रहे हैं 7 डेज 500 यूनिट। अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 10 दिन में, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा आपका 10 डेज में। ये एक्टिविटी 10 दिन में कंप्लीट होगी, ये 10 दिन में कंप्लीट होगी। अब ये 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता अब ये 7 दिन में हो, 8 दिन में हो, 9 दिन में हो, क्योंकि प्रोजेक्ट तो 10 दिन में ही होना है, तो इसके जल्दी खत्म होने से भी कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है। अब अगर देखो फर्दर क्रैशिंग करनी होगी, तो ये और ये, अब ये दोनों क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं इसको 9 दिन में करवा भी देता हूं कंप्लीट, तो ये ए एक्टिविटी तो 10 दिन में हो रही है ना, तो इसको 9 दिन में करने से फायदा क्या होता है ना। शादी बारातों वगैरह में क्या होता है, भैया बारात को निकलना है, अब हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो हस्बैंड बेचारा आधे घंटे में तैयार हो जाएगा, वाइफ को 4 घंटे लगना है। तो उस बेचारे का आधे घंटे में तैयार होने का क्या फायदा? वाइफ को 4 घंटे में लगना है, उसको छोड़ के जा नहीं सकता, तो वेट करेगा 4 घंटे। तो इससे अच्छा क्या है कि भैया तुम पहले तैयार हो लो, जब तुम्हारे 3.5 घंटे पूरे हो जाएं तो मुझे बता देना, मैं आखिरी के आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगा। फालतू में अभी से तैयार होकर बैठ के क्या करूंगा मैं। आप समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर ये दोनों क्रिटिकल एक्टिविटीज बन गई, तो इसका टाइम कम करने से कोई फायदा नहीं। अगर करना है तो दोनों का टाइम कम करना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। अब फिर दोबारा क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा, फिर दोबारा क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। तो देखो इसको भी एक दिन से कम कर सकते हैं 9 डेज, और इसका भी 9 डेज है, यानी कि दोनों को एक एक दिन से क्रैश कर सकते हैं, एक एक दिन से दोनों को क्रैश कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया दोनों को, अरे भैया कॉल आ गया, मुझे लग रहा मैम ने देख लिया क्या, चलो कोई बात नहीं। तो अब ए और बी दोनों का आपने क्या कर दिया, एक एक दिन से क्रैश कर दिया। तो इसको 9 डेज में किया तो 900 यूनिट, इसको भी 9 डेज में किया तो 1500 यूनिट। अब आपका प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट होगा? 9 दिन में कंप्लीट होगा। सॉरी।
ठीक है, चलिए। तो अब ये अभी भी 7 डेज में ही है, राइट। तो अब कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए आप। तो 900 प्लस 1500 प्लस 500 आ गया 2900। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्टिविटी सी को क्रैश किया जा सकता है। इसकी क्रैश ड्यूरेशन दी हुई है, लेकिन क्या क्रैश करेंगे, क्या क्रैश करेंगे, बताइए। कैसे करोगे रवि सक्सेना, बताओ। इसको भी आप क्रैश कर सकते हो, एक्टिविटी ए को भी क्रैश कर सकते हो 8 दिन में, लेकिन कोई फायदा है क्रैश करने का। एक्टिविटी, अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव, अभी इसमें क्वेश्चन एक और किया था, अभी हमने एक क्वेश्चन और किया था, उसमें क्या था, किसी भी एक्टिविटी को उसके क्रैश टाइम से कम में कंप्रेस नहीं, मतलब क्रैश नहीं कर सकते। तो बेटा एक्टिविटी बी को आपके 9 दिन लगने ही लगने। जब आपके एक्टिविटी बी को 9 दिन लगने ही लगने हैं और तीनों पैरेलल हैं, तीनों पैरेलल हैं, तो प्रोजेक्ट कंप्लीट 9 दिन से कम में हो नहीं सकता। जब प्रोजेक्ट 9 दिन से कम में कंप्लीट हो नहीं सकता, तो फिर इसमें 8 डेज में और इसको 5 या 6 दिन में क्रैश करने के एक्स्ट्रा कॉस्ट देने का क्या फायदा है ना। जब आपके पास चॉइस है कि आप लास्ट के 30 मिनट्स में तैयार हो सकते हो, तो शुरू के 3.5 घंटे जबरदस्ती आप तैयार होके गर्मी के दिन में बैठ गए, ठीक है, और बस बैठे पड़े हो। इससे अच्छा है कि 3.5 घंटे आराम से आप सो लो, एक नींद निकाल लो, जब टाइम हो तो फिर आप आखिर के आधे घंटे में तैयार हो लेना, क्या फायदा। ठीक है भाई, देख लो तुम्हें समझाने के लिए मैं कितना कितने सेक्रीफाइसेस झेलने पड़ते हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन 9 डेज है, तो ना आप इसको फर्दर क्रैश कर सकते हो, ना आप इसको फर्दर क्रैश कर सकते हो। तो यही मैं आपको उस समय बोल रहा था, मैं वही आपको उस समय बोल रहा था कि आप सीधे सीधे मिनिमम ऐड नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो बस यही है, तो मेरे ख्याल से शायद ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 9 डेज के करस्पॉन्डिंग कॉस्ट 2900 है, तो रेंज कितनी होगी 2500 से 2900। क्लास, अरे क्लास आज ज्यादा खिंच गई यार, मुझे तो लग रहा था 1 घंटे में हो जाएगा ये। वैसे तो जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट था वो सारा खत्म हो गया, न्यूमेरिकल वाला पार्ट सारा खत्म हो गया, ठीक है। अब एक दो तीन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अबे भैया कल के लिए तुमने ऑर्डर आ दिया प्रज्ञा जी, अब तो गए। अरे मिथिलेश भैया तुम तो और एक कदम आगे हो, आवाश। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी कंफ्यूजिंग है, इसका सही आंसर नहीं है कुछ भी, बट आप लोग देखते हैं इसको। तो इसमें ऑप्टिमल कॉस्ट को मैं ए डेवलप्ड बाय क्रैशिंग प्रोसेस, ऑप्टिमल कॉस्ट किससे आता है, क्रैश करके। तो ए आपका किससे मैच करेगा, 2 से। जब ए आपका 2 से मैच करेगा तो सी किससे मैच करेगा, 4 से। तो सी आपका मैच कर गया 4 से। मजबूरी है आपकी, कोई और ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। नाउ इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको पता है प्रोजेक्ट रिलेटेड, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, प्रोजेक्ट से। तो डी आपका किससे मैच करेगा, 3 से। तो इसके अकॉर्डिंगली आप आंसर बी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ओवरहेड कॉस्ट एक्टिविटी रिलेटेड, हालांकि ओवरहेड कॉस्ट जो होती है ये भी प्रोजेक्ट रिलेटेड ही होती है,
सी का 1 होना चाहिए, बट है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा कि इसमें कोई भी सही नहीं है, इसमें कोई भी सही नहीं है, बट जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका बी है। जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, आपका बी है। हालांकि सही कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पर भी क्या लगा दिया गया, इसमें स्टार लगा दिया गया, राइट। आप केवल ए को सही टिक कर सकते हो और डी को आप डी को सही टिक कर सकते हैं, बस दो के ऑप्शन सही हैं, बाकी सही नहीं है, ठीक है। तो ये कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसके हिसाब से मैंने आपको बी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, whereas crashing considers only the negative cost slope aspects. Resource allocation may need consideration of the positive cost slope aspect also. निगेटिव कॉस्ट स्लोप का मतलब ये होता है कि अगर ड्यूरेशन बढ़ेगी तो कॉस्ट घटेगी, ड्यूरेशन घटेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। देन आपके पास इम्प्लीमेंटेबिलिटी इज बेस्ड ऑन मैनेजेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ रिसोर्स हिस्टोग्राम्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, तो बेसिकली क्या होता है कि हाँ, इसका आंसर ए हो जाएगा आपके पास। पॉजिटिव कॉस्ट स्लोप का मतलब ये भी होता है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो टाइम बढ़ने से फिर कॉस्ट बढ़ती भी है, तो आपको रिसोर्सेज को उस हिसाब से ध्यान रखना है ताकि आप रिसोर्सेज को क्या कर सको, बेटर वे में यूज कर सको। अगर टाइम ज्यादा बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रही है यानी कि पॉजिटिव कॉस्ट स्लोप है, तो आप क्या करेंगे, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करके आप उस टाइम ड्यूरेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों का, थोड़ा सा फर्क है। एलोकेशन और स्मूथनिंग में आप कैसे कहते हैं कि आपने एक बार एलोकेट तो कर दिया, स्मूथनिंग का मतलब होता है कि कहीं पर आपने स्टार्टिंग में ज्यादा रिसोर्सेज दे दिए और दूसरी जगह कम दिए थे, बट आपने समय के साथ देखे कि यार यहाँ पर रिसोर्सेज कम यूज हो रहे हैं, कहीं और ज्यादा। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना के टाइम में हमने हर स्टेट को इनिशियली क्या कर दी, मान लो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फिक्स कर दिया कि भाई यूपी में इतना ऑक्सीजन, महाराष्ट्र में इतना ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन पता चला कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा हैं, यूपी में कम है, तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कम है, तो आपने क्या कर दिया, फिर उसको जरूरत के हिसाब से, तो वो हो गया आपका स्मूथनिंग, वो हो गया आपका स्मूथनिंग। सर हमारा भी रिप्लाई कर दिया बेटा, मैं तुम्हारा रिप्लाई करने वाला था इसके बाद में, फिक्र मत करो। देखो ये लास्ट 1 वीक है कल से, अब मैं आपको ये कहूंगा कि लास्ट का जो एक हफ्ता है, जिनको भी सिंसियरली अगर ईएससी का एग्जाम देना है, तो अब आप टोटल और टोटल अपना सेल्फ स्टडी पे रिवाइज कीजिए, ठीक है। कोई क्लासेस व्लासेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉन टेक में मैं क्वेश्चंस मैं करवा भी दूंगा, कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है नॉन टेक के क्वेश्चन से। क्यों, क्योंकि नॉन टेक हद से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। और आप जो पर डे अगर हम ये 1.5 या 2 घंटे वहां पर इन्वेस्ट भी करते हैं, तो उससे कुछ आउटपुट बड़ा निकलने वाला नहीं है, ठीक है। थैंक यू मोहक पटेल जी। बाकी मैं देख सकता हूँ एक बार, अगर मुझे लगा कि कुछ कुछ काम का हुआ, कुछ फायदा है, तो मैं देख सकता हूँ, अदरवाइज मुझे लगता नहीं, ठीक है। क्योंकि इतने कम टाइम में कुछ भी हम अगर करते हैं, चाहे हम ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग करें, चाहे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट करें, चाहे एनवायरनमेंट करें, क्योंकि ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट है। एक आध टॉपिक होता तो अलग बात थी, है ना। 2 घंटे आप सोचो ना, आज ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ही 2 घंटे हमारे लगने वाले हैं। तो जो लास्ट का जो एक हफ्ता है, वो आपने जो साल भर पढ़ा है, जो पिछले 6 महीने से आप 8 महीने से पढ़ रहे हो, अब उसको समेटने का टाइम है, ठीक है। ज्यादा कटाई के चक्कर में पता चला बारिश आ गई और सारी फसल बह गई, तो वो नहीं करना। लास्ट 1 वीक, नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम है, संडे आपका एग्जाम है, अब आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आपने नहीं भी कर रखा है नॉन टेक, तो अब आप टेक्निकल ही रिवाइज करो।
और याद रखिएगा, अब कल से आपका एक एक घंटा, एक एक मिनट कीमती है। आप दिन के ईच आवर को कैसे आप यूटिलाइज करते हो उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इससे अच्छा है आप अगर करना भी चाहते हो तो आप करना भी चाहते तो क्वेश्चन वगैरह देखने के बजाय जो भी आपके पास नॉन टेक का मटेरियल है उसको आप मान लो, जैसे अगर 2 घंटे में हम लोग यहाँ पर करते तो हम कितने क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उन 2 घंटे में कोई भी एक सब्जेक्ट के आप पूरे नोट्स रिवाइज कर सकते हो, नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी नोट्स हैं, जो भी मटेरियल आपके पास है किसी भी कोचिंग का आपको मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह, उनको आप पढ़ो, जितना बार पढ़ सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, एग्जाम में अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो शायद वहां से आप एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन कर लेंगे। चलो अभी आप लोगों से मिलना रहेगा, ऐसा नहीं है कि आज अगर लास्ट डे है ईएससी वालों का तो बिल्कुल खत्म। अभी आपसे बात तो ऑलमोस्ट डेली होती रहेगी, 10-15 मिनट का टाइम निकालते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन को, मतलब कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या और एक्स्ट्रा नीड है उसके लिए। ठीक है, तो नॉन टेक का मैं फिर बोला, हम ज्यादा से ज्यादा थ्योरी को बार बार रिवाइज करो, जो भी आपको फाइन पॉइंट्स मिलते हैं उनको आप रिवाइज करो। ठीक है, ज्यादा उसमें क्वेश्चंस वगैरह के चक्कर में अगर इस समय फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं फिलहाल नेक्स्ट। टाइम कॉस्ट स्टडी फॉर अ प्रोजेक्ट मस्ट बी अडॉप्टेड ओनली व्हेन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज टू बी क्रेस्ट। क्या हम लोग टाइम कॉस्ट स्टडी केवल इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें प्रोजेक्ट को क्या करना है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्रैश करना है? याद रखिएगा, हमेशा प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को क्रैश नहीं किया जाता है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जाता है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना यार, पॉजिटिव कॉस्ट स्लोप। अभी हमने पीछे पढ़ा था पॉजिटिव कॉस्ट स्लोप। अगर आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को क्रैश करोगे तो वो तो निगेटिव स्लोप ही आएगा। तो रिसोर्स एलोकेशन के लिए हमें पॉजिटिव कॉस्ट स्लोप को भी देखना पड़ता है। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following relations are correct for determining different components of a bid price? तो देखिए ऑप्शन 2 को देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट ओवरहेड्स प्लस कॉमन प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट प्लस कॉमन वर्कमैन कॉस्ट। अब आपको मालूम है क्या डायरेक्ट कॉस्ट में प्रोजेक्ट ओवरहेड आता है? नहीं आता है, वो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट का होता है। तो सेकंड गया, और सेकंड के जाते ये खत्म। और ये यूपीएससी का ट्रेडमार्क है कि अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो तो आपको जनरली आंसर मिल जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपका सबसे बड़ा टूल होने वाला है आपका, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, दोनों में। टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, दोनों में ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है ईएससी में, दैट इज एलिमिनेशन। आपको नहीं पता बिड प्राइस क्या होता है, आपको नहीं पता मार्कअप अमाउंट क्या होता है, लेकिन आपको एक छोटी सी हिंट मिल गई कि डायरेक्ट कॉस्ट में ओवरहेड नहीं आता है, बस वहीं से गया, वहीं से आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हम सीख गए कि बिड प्राइस क्या होता है। ये होता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस मार्कअप अमाउंट, जहां पर मार्कअप अमाउंट क्या होता है, प्रॉफिट प्लस कंटिजेंसी अलाउंस फॉर रिस्क प्लस जनरल ओवरहेड, इन सबको मिला के मार्कअप अमाउंट होता है।
यूपीएससी हमें एग्जाम में भी सिखा देता है, उसने एग्जाम में बैठे बैठे आपको बता दिया, जैसे इंटरव्यू में होता है ना, आपको नहीं आता तो इंटरव्यू बता, अच्छा बेटा नहीं आता, देखो ऐसे 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 होता है, तो यूपीएससी भी कहता है अच्छा देखो तुम्हें नहीं आता था ये, तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ बिड प्राइस क्या होता है, मैं बताता हूँ मार्कअप अमाउंट क्या होता है। ठीक है, समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिकल का बैच कब स्टार्ट होगा सर? मैकेनिकल का देखते हैं यार, मुश्किल है अभी मैकेनिकल में, एक्चुअली बात ये कि स्टूडेंट्स ही नहीं रहते, स्टार्ट कहाँ से करें। इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट इंक्लूड्स, हाँ करेक्ट पूछे तो इनकरेक्ट ढूंढो मिल जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट इंक्लूड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखो लीगल चार्जेस डायरेक्टली आपको देने पड़ेंगे एक्सीडेंट में, मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्ट का है, कंपनसेशन अमाउंट जो होता है वो भी डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ओवर टाइम पेमेंट टू मेक अप द लॉस ऑफ टाइम। ठीक है, भाई एक्सीडेंट हो गया किसी लेबर का, अब पता चला वो ट्रेंड था, वो ट्रेंड पर्सन था, उसकी जगह आप कोई दूसरा लेके आओगे, तो पहली बात तो दूसरा आप रिक्रूटमेंट करोगे फॉर एग्जांपल उसकी जगह पर, वो आपका टाइम गया, प्रोडक्टिविटी गई। फिर जो नया बंदा आएगा उसे आप ट्रेन करोगे, ट्रेनिंग दोगे, तो जो आपका टाइम खत्म हो गया उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम, मतलब टाइम के साथ आपको एक्स्ट्रा पेमेंट जो करना पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट। ठीक है, इसको पढ़ लो थोड़ा सा। तो कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट ये होता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड्स वर्कर्स कंपनसेशन पेमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस, लीगल सर्विसेज, ये सब आपका डायरेक्ट में आता है। इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट एम्प्लॉयज, एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करवाओगे, एक्सीडेंट क्यों हुआ, है ना, जल्दी पता लग सकता है ताकि फर्दर ना हो। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव मेजर, ठीक है, अब जो गलती हुई है उसको करेक्ट करने के लिए क्या क्या, प्रोडक्टिविटी का लॉस हो जाएगा, रिपेयर्स ऑफ डैमेज्ड इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, कॉस्ट ऑफ एब्सेंटीज, ये सब। दिलीप बस स्टार्टिंग में आया था। ठीक है चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।